नमस्कार साथियों, रेडियो जय घोष के कार्यक्रम कला यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कला यात्रा में आज हम जिस विशिष्ट अतिथि से बात करने जा रहे हैं वो हैं श्री राजीव शुक्ल जी, जो कि तबला के एक बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं, तबला के अच्छे शिक्षक हैं, तबला के अच्छे विद्यार्थी हैं। राजीव भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। रेडियो जय घोष में। धन्यवाद। हम सभी मित्रों जानते हैं कि संगीत में हमारी परिभाषा जो संगीत की दी गई है वो तो दी गई है कि गीतम वाद्यम नृत्यम च त्रयम संगीतम उच्यते, यानी कि जहाँ पर गायन, वादन और नर्तन तीनों कलाओं का समावेश होता है उसे ही संगीत कहते हैं। तो ये हमारी भारतीय संगीत की परिभाषा है जो कि संगीत रत्नाकर में पंडित शारंग देव जी ने दी है। अब इससे तो एक बात जाहिर हो गया कि जहाँ पर गीत होता है यानी जहाँ पर स्वर हैं वहाँ पर ताल भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिना ताल के बहुत सी चीज़ें अधूरी हैं। हर चीज़ में एक ताल होता है, एक रिदम होता है, और वही एक गति जो होती है उसी से ही सब कुछ निर्धारित हो जाता है। गति इस पृथ्वी के घूमने में भी है, गति हमारी बातचीत करने में भी है। गति ही है जो हमें आकर्षित करती है, आकर्षण करती है। तो संगीत में इस गति को हम नापते हैं ताल के जरिए। जी बिल्कुल। तो कुछ इस ताल के बारे में राजीव जी बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। कि ताल की आवश्यकता क्या है संगीत में। हाँ बिल्कुल। कहते हैं कि तालस्थल प्रतिष्ठा यामिति धातोर घृण स्मृतः गीतम वादम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। तो ये भी शारंग देव जी का ही लिखा हुआ है। तो जैसे आपने कहा कि गीत, वाद्य और संगीत के, नर्तन के तीनों के मिक्सर से संगीत बनता है। तो अब इस संगीत को तल यानी कि आधार कहाँ प्रदान होता है जी। तो मतलब वो जो अलग अलग गुलदस्ते आपको तीन मिले तो उसको किस पे आप सजाएंगे, कौन सा ऐसा बेस है जो तीनों जिस पे प्रतिष्ठित हो जाए। तो उसको प्रतिष्ठा प्रदान करता है तल धातु में घ प्रत्यय लगाकर ताल। तो ताल ही है जो संगीत के सभी विधाओं को प्रतिष्ठा यानी कि आधार प्रदान करता है। संगीत में समय नापने के साधन को ताल कहते हैं। अब नापने के साधन को तो जैसे नापने तो एक भाई मेजरमेंट हो गया। अब उस मेजरमेंट की यूनिट क्या है कि किस इकाई से नापते हैं, वो इकाई हो गई मात्रा। तो जो ताल की सबसे छोटी इकाई है वो मात्रा है। अब ये ताल हमने बनाया क्यों? तो जैसे कि आप संगीत में व्यतीतमान समय जा रहा है, तो अब समय जा रहा है तो हमने कहा भाई कितनी मात्राएं आपने खर्च कर दी, तो 80 मात्रा, 90 मात्रा, 100 मात्रा। तो जब एक लंबा ढेर आ गया तो उसको कैसे गिन पाएंगे? हाँ। तो ग्रुपिंग बहुत ज़रूरी हुई फिर। ठीक है। तो जब ग्रुपिंग जरूरी हुई तो उस ग्रुप में हुआ जैसे कि एक ढेर हुआ कि भाई इसको जल्दी जल्दी गिन लो। एक एक गिनेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा और मतलब एक लाइन बनती जाएगी, एक पूरा राउंड स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। तब 2 और 3 के ग्रुप बनाए गए। अब 2 से बना चतुर्थ जाति, भरतनाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है, और 3 से बना त्रयस्थ जाति। तो पहले जातियों में वो बटा मतलब उस क्रम से किल लय बनी, फिर उनके संयोग से 5 जातियाँ बनी, और बाद में फिर ताल का उन्हीं के उससे फिर ताल का निर्माण हुआ कि अब थोड़े और बड़े बड़े मीटर ले लिए जाएँ, 16 मात्रा ले लिया जाए, 10 मात्रा ले लिया जाए, 12 मात्रा ले लिया जाए। तो इससे उन्हीं मतलब ताल को नापने के भिन्न भिन्न जो साधन बने वो ताल बन गए। एक तो ये इसका एलिमेंट हुआ। दूसरा फैक्टर ये है कि इसके साथ उसकी प्रकृति डाली गई। अच्छा। कि ये गंभीर प्रकृति का है, ये सॉफ्ट प्रकृति का है, उसका नेचर कैसा है, ये इस प्रकार के गाने के साथ उपयुक्त है। अच्छा। ये इस प्रकार के गाने के साथ उपयुक्त है। क्या बात है। तो वो अलग अलग ध्रुपद धमाल अंक की गायकी के साथ 12 मात्रे की ही वो एक ताल नहीं चौताल बजेगी। और लेकिन जब वही सॉफ्ट संगीत है तो वही एक ताल बजेगी। जब संगीत में 7 मात्रा है तो रूपक बजेगी, और जब वही चीज़ हमारी ध्रुपद गायकी की हो गई तो तीव्रा बजेगी। तो मतलब कि उसका भी मतलब ताल सिर्फ मात्रा ही नहीं, बोलों का प्रकृति कैसी है उसका उस संबंधित संगीत से यूज किस प्रकार से किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अगर आप देखें तो सुबह के अलग राग हैं, दोपहर के अलग राग हैं, शाम के अलग राग हैं, बरसात के अलग राग हैं, सावन के अलग राग हैं, दिन के अलग हैं, रात्रि के अलग हैं। तो इसी प्रकार से
उसके साथ बजने वाले ताल भिन्न भिन्न हैं। तो पूरी जो हमारा एक संगीत है इंक्लूडिंग ताल, ये एक साइको एकॉस्टिक सिस्टम पर पुराने ज़माने से ही डेवलप किया गया है। अच्छा। मतलब ये नहीं कि वो आज इस तरह से बोल रहे हैं, पुराने ऋषि मुनियों ने जब से इसको बनाया तो इतने ज़्यादा एलिमेंट्स को साथ लेके इसीलिए वो सुंदर दिखता है। सुंदर दिखता है। इसीलिए खाली मैकेनिक्स या मैथमेटिक्स ना होकर वो पूरा एक कला हो जाती है। एक कला हो जाती है और उसका प्रभाव पड़ता है जी। अगर गंभीर चीज़ हम गा रहे हैं, गंभीर गायन हो रहा है, तो उसके ताल बदल जाते हैं, उसके बोल बदल जाते हैं, और जब बोल बदलता है तो उसके ही हिसाब से फिर वो चीज़ आपको जो बन करके एक संरचना प्रस्तुत होती है वो मन पर उसी अनुरूप असर डालती है। है ना? क्या बात कही है कि अब अभी आपने रिसेंट ही जो आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, आपने रिसर्च शोध कार्य किया है, उसके लिए पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। ये शोध कार्य आपने तबले में पूर्ण किया है। जी जी। एक विद्यार्थी के लिए नॉर्मल तरीके से अगर सिर्फ ताल समझना है जी, तो उसके लिए कितना, लगभग वो कितना, थोड़ा बहुत कितना अध्ययन करे कि वो ताल समझ जाए? या हम ये मानते हैं कि ताल हमारे अंदर जन्मजात नैसर्गिक विकसित होने वाली चीज़ है, या कोई बेताला है तो वो सीख करके बाद में ताल समझ सकता है? जो मुख्य चीज़ है कि ताल नैसर्गिक है, नैसर्गिक जो सबसे बड़ी बात है। लेकिन कहते हैं कि अगर पानी लगातार पत्थर पे डाले तो भी अपना प्रभाव उस पर आकार छोड़ देता है। अगर आप प्रैक्टिस करते ही जा रहे हैं तो भी वो ओरिएंटेशन हो जाएगा। और जो आपके जो चीज़ें थोड़ी इधर उधर हैं वो भी लगातार प्रैक्टिस से वो एक रूपता में आ जाएंगे और तब भी आप सीख लेंगे। अच्छा। लेकिन लेकिन वही चीज़ है कि सीख के सुर लगाना और सरस्वती माता का दिया वरदान वाला सुर लगाना, असर दोनों का अलग ही रहेगा। अच्छा। और वो दिखता रहेगा। लेकिन यह है कि उसका भी मतलब जो डिलीजेंट्स है, जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी बहुत अप्रिशिएशन मिलना चाहिए और मिलता भी है। तो दोनों का अगर संगम हो जाए तो सोने में सुहागा वाली बात है। ये अच्छी बात कि है। हाँ, दोनों तो और ऐसे ही लोग फिर जो है बिल्कुल अलग ही दिखाई पड़ते हैं। भाई मतलब गाते सभी हैं, बजाते सभी हैं, लेकिन कुछ कलाकार इतना नाम पैदा कर लेते हैं कि उनके उसी चीज़ की बात अलग होती है। तो वो है कि उनकी लगातार अभ्यास तो बहुत ज़रूरी है, साथ साथ भगवान का दिया हुआ वरदान भी उनके पास रहता ही है। मैंने एक चीज़ राजीव भाई साहब देखी है कि जब भी मंच पर कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं अपने वाद्य यंत्रों के बजाने का, चाहे स्वर के वाद्य यंत्र हों या ताल के वाद्य यंत्र हों, आमतौर पर श्रोतागणों में एक बातचीत सुनने को मिलती है कि ये तैयारी बजा रहे हैं और बहुत अच्छी बजा रहे हैं जी। और ये कलाकार हैं और ये कलाकार बहुत अच्छे हैं। तो तैयारी और एक आर्टिस्ट की अपनी प्रस्तुति, जी, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तैयारी मतलब कि उसने प्रैक्टिस बहुत किया लेकिन उसके बारे में सोचा नहीं। मतलब उतने ही गहराई से सोचा नहीं। जैसे कि हमने धा त्रिकट तक कर लिया, हमने 8 घंटा किया तो हमारी शाइनिंग अलग होगी। किसी ने 9 घंटे कर लिया, 10 घंटे कर लिया तो उसकी शाइनिंग अलग होगी। तो वो ठीक है। लेकिन उसके साथ जब कंपोजिशंस उसने बनाई तो उसके बाकी सारे सौंदर्य तत्वों का ध्यान रखा कि नहीं रखा, ये चीज़ भी अगर रखें, ये शिल्पकारी तो, कहलाएगी। तो शिल्पकारी वह चीज़ जब होगी तब वो सुंदर लगेगी। अच्छा। तो वो फिर दूसरे अंग का प्रभाव डालेगी कि जैसे विलायत अली खान साहब को हमने खुद सुना है कि वो अपने आलाप अंग में ही ऐसे ऐसे स्वर ऐसे लगाते थे कि श्रोता मतलब तैयारी तो भूल ही जाता था खाली, जबकि सभी स्वर लगाते हैं लेकिन वो करते करते इतने तार तक जाके फिर एकदम से इतने नीचे मन में जाके और इतने सच्चे स्वर वो लगते थे कि जो है वो मतलब श्रोता उस रस से निकलना ही नहीं चाहता था कि अभी मतलब फिर आगे मध्य उधर बजे, वही उसी में उसी आनंद में गोते लगा लेकिन वही चीज़ अब आज के कलाकार या तो उतने सिद्धस्त नहीं है या समय का भी अब थोड़ा अभाव हो गया। भाई जैसे उनको कहा जाता कि भाई आप बजाइए, कोई कहते नहीं था कि आप जो है 1 घंटा या आधा घंटा बजाना है, इसकी हिम्मत ही नहीं थी उनके से कहने की। लेकिन आज है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट को आधे घंटे 40 मिनट दिया गया। अब वो उस रस तक जब तक वो ले जाते ओरिएंटेट करके पब्लिक को लाएगा तो आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा। तो वो भी मजबूर है। तो दोनों तरफ से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ है, मतलब अगर उतना ही अभ्यास और उतनी शिक्षा, देखिए मतलब कि आपका उस शिक्षा का प्रारंभ कैसा हुआ। जैसे आपके फादर भी आते थे, आपके अगल बगल जो लोग हैं वो भी उसी कला में हैं, तो उससे जो एक बच्चा निकल रहा है वो अलग ढंग से निकलेगा। और एक बच्चा है कि भाई सामने आदमी पढ़ रहा है, कोई बैडमिंटन कोई कुछ कर रहा है और उसी बीच में उसने उठ के 2 घंटा तबला बजा लिया,
तो वो 2 घंटा और दूसरे वाले का 2 घंटे में फ़र्क है, क्योंकि बाकी जो और भी उस पर इनपुट्स जा रहे हैं वो पूरी फैमिली के जा रहे हैं। उसके पास एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा बैंक पहले से उसको मिल गया है बंदिशों का, उसके मतलब उसको अब रिसर्च खुद नहीं करनी है, उसको बाप पहले बताते कि इसको ऐसे कर देना, इसको इतना करना, इसको ऐसे घुमा के ऐसे कर लो, तो वो जल्दी कर लेगा और अच्छे ढंग से करेगा। तो इन सब चीज़ों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। वाह, इन सभी चीज़ों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है जी। ताल की बात अगर हम करते हैं तो एक चीज़ हम सुनते हैं, उपज। जी। उपज के लिए ऐसा क्या है, जैसे कि हमको मान लिए कह दिया गया कि ये दादरा है, 6 मात्रा है, धाधीना धातुना है, बिल्कुल। ठीक है, हमने सीख लिया और मैंने इसकी तैयारी कर ली, मैं रोज़ 2 घंटे बजा रहा हूँ, मुझे धाधीना धातुना आ गया। अब इसके आगे अगर कोई चीज़ हमें अपनी क्रिएट करनी है तो उस चीज़ की क्रिएटिविटी करने के लिए ही क्या उपज कहलाता है? उपज क्या है? मैं बता, उपज के सबसे बड़ी क्या है कि उपज करने के लिए जैसे कि हम लोगों ने साइंस में पढ़ा था कि प्रमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क, जो एक्टिव माइंड एक है, एक हमारा माइंड बैंक है। अब माइंड बैंक में आपने कुल कितना सीखा हुआ है, जैसे कि आपने कहा धाधना धातुना, अगर आपने इतना सीख लिया और उसी की प्रैक्टिस किया तो आपने एक जितना जरूरत था उतना सीख लिया, तो वो कर लिया। लेकिन उसी के साथ उसके पहले आपने 18 मात्रा भी सीखी हुई है, आपने 12 मात्रा भी सीखी हुई है, तो अब आपको 6 के मल्टीपल्स भी कई मालूम है, उसके बड़े बड़े प्रयोग मालूम हैं। अच्छा। उसके साथ आपने लयकारी भी सीखी हुई है, तो आप 8 को भी 6 में कर देंगे, आप 10 को भी 6 में कर देंगे। अच्छा। कि प्रारब्ध मतलब प्रमस्तिष्क में और कितना भरा हुआ है। क्या बात है। अब उसको मिला के जब आप उपज करेंगे, भाई हमने 6 ही सीखा तो 6 में हमने 1 5 2 4 और 3 यही तो कर पाएंगे। लेकिन जब हमने वो सब भी मतलब हमने पैरामीटर सीखे हुए हैं, वो सब भी डायमेंशन सीखी हुई हैं, तो उसका भी हम प्रयोग करेंगे। हम बीच में आकार भी डाल देंगे, हम लयकारी से भी 6 करेंगे, हम मतलब 12 को भी 6 करेंगे, हम 18 को भी 6 करेंगे, 9 को भी 6 करेंगे। इसमें गणितीय योगदान भी है। हाँ, गणितीय योगदान भी है और कि उसकी प्रैक्टिस उसकी भी करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कि हमने सीख लिया और फिर एकदम उसमें प्रयोग करें, तो वो भी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस और प्रारब्ध जो पहले का सीखा हुआ है वो मिला के, और सोच सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपकी सोच कितनी क्रिएटिव है कि आप कितने घंटे उसके बारे में सोचते हैं। तबला बजाते हैं तभी खाली सोचते हैं, उसके बाद कोट पैंट पहन के आप ऑफिस चले जाते हैं, आप घर का सामान लाने चले जाते हैं, या आप उसी माहौल में रहते हैं। इन सब का बड़ा फ़र्क पड़ता है। मतलब हम लोग तो विद्यार्थी हैं, इतने साल से इसी उसमें हैं, लेकिन मतलब बड़े बड़े चंदों से दादरा का आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। बिरजू महाराज जी की उपज दादरा में ही करते थे, तो बड़े कुछ देर तक तो हम लोग यहाँ भाई 6 धाते धराते ना ताते धराते ना धाते चल रहा है। लेकिन वो वहाँ से तो शुरू हुआ, फिर 1 5 गया, 2 4 गया करते। उसके बाद वो उसमें लयकारी और आकार का ऐसा करते कि बड़ी दूर तक दिखाई पड़ता था। उसके बाद समझ नहीं आता कर क्या रहे हैं, खाली ये लगता था कि मतलब वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। और किसी हिसाब से लय संभाली जाती थी। तो मतलब अब उनकी मतलब सक्षमता थी, इतनी क्षमता थी। हाँ, मतलब 5 7 का प्रयोग करते थे। 5 अलग खंड जाती है, 7 में से जाती है, दोनों को मिला देते थे, 12 हो गया। और 12 को फिर आधा करते तो 3 नहीं बनता था। अच्छा। वो 2.5 और 3.5 बनता था। और उसको लेके फिर वो 6 का फिर उसके दर्जे करते थे कि फिर 1 गुण 2 गुण, फिर उसकी तिगुन 2.5 और प्लस 3.5 की तिगुन। अब भाई चूंकि अब वो कितनी नवी पीढ़ी है, वो सोचते हैं तो वही सोचते हैं, लेटते हैं तब भी वही सोचते हैं, सामने बातें होती हैं तो भी उनसे कलाकारी मिलते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं तो वही करते हैं। तो अब उनका जो टोटल बैंक है वो किसी दूसरे के बैंक से टैली कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल। तो वो कुछ देर तक तो हम लोग समझ आता, फिर समझ में नहीं आता कि कर क्या रहे हैं, बस खाली कि सुनते जाओ, वाह करते जाओ। अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ऐसा बीत जाता है कि जहाँ जरा सा कोई चूका वहाँ सम गया। हाँ, तो वो तो सर मतलब अपनी अपनी पकड़ की बात है। और पकड़ की बात है। कुल मिला के वही कि सोच फिर ऐसी चली जाती है कि जहाँ पे ऐसा लगता है कि अब साइंस छोड़ो, पहले खाली इसका आनंद लो, पहले इसका आनंद। हाँ, आनंद लो, और वो करता ही कर पाता है। आपका इंस्ट्रूमेंट तबला है, और तबला हमारे भारत में ही जन्मा है, चूँकि इसके आविष्कारक हज़रत अमीर खुसरो साहब माने जाते हैं, जिन्होंने मृदंगम के 2 भागों को करके, और फ़ारसी का एक शब्द है तबल, उससे तबला बना और 2 हिस्सों में बटा, और आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड तबला एक बड़ा विश्वविख्यात इंस्ट्रूमेंट हो गया है। और आपने राजीव जी विदेशों में बहुत सारे कंसर्ट किए हैं, ये तबले का कितना प्रभाव वर्ल्ड वाइड आप देखते हैं? तबले की उत्पत्ति भी एक गहन विषय अभी है,
हाँ, और ये तो मेरी इसके- छोटी सी जो नहीं, नॉलेज नहीं, है, नहीं, अगर और बिल्कुल, भी। नहीं, आपने बोला कि हाँ। तबले की उत्पत्ति के बारे में भी कई मत प्रचलित हैं। एक मत जो आपने बताया वो भी प्रचलित है। जी। तबला यहाँ के लोकल वाद्यों जैसे कि दुक्कड़ और इन जो नगाड़े के छोटे बड़े होते हैं नगाड़े। उनसे भी बना, ऐसा भी है। हम्म, पखावज काट के अमीर खुसरो बनाए जैसे आपने बताया वैसा भी है, अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में। और तबला बाहर से आया अरबों के साथ, ऐसा भी है। ऐसा भी है। जैसे कि तबला अल गाविद, तबला अल तमाम प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं जो अभी भी उनके यहाँ उस तरह से बजते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च इस पे हुई है और विगत कुछ वर्षों में निकल के आई है कि तबला हमारे पुष्कर वाद्य से, पुष्कर वाद्य से, जो कि भरत कालीन पुष्कर वाद्य था, उसमें ऊर्ध्वक और आलिंग जिसकी अजंता एलोरा गुफा में मतलब उसके पूरे चित्र बने हुए हैं। और तीसरी ईस्वी पूर्व से लेकर 11वीं शताब्दी तक भी तबले के फुल इडरी सहित, मतलब रिंग सहित चित्र मंदिरों में मिल गए हैं अब। और वो सारे वेबिनार्स में बीएचयू के प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा के प्रोफेसर गौरांग भावसार जी, आबाने मिस्त्री जी बम्बई की ने इस पे बहुत ज़बरदस्त शोध किया है। और अब वो चूँकि उसके प्रूफ अब मिल गए हैं तो अब 13वीं शताब्दी वाली बात धीरे धीरे धूमिल पड़ने लगी है। धूमिल पड़ने लगे हैं। और तो ये तो हो गई उत्पत्ति की बात। क्योंकि आपने तो शोध कार्य किया है, इसलिए इसका विधिवत उत्तर भी आपसे अपेक्षित था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद रही कि तबले की वर्ल्ड में, तो पूरे विश्व में तबले को फैलाने का जो मतलब प्रथम काम जो हम लोगों को ज्ञात है वो अल्लाह रखा साहब ने पहले स्टार्ट किया। जी जी। और उनको रविशंकर जी अपने साथ लेके गए। जी जी। और उन लोगों ने मतलब लीक से हटकर कि जो पब्लिक चाहती है उसके हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू किया। मतलब अच्छा। तपस्या का तेज तो था ही, ज्ञान का भंडार भी था, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ उन्होंने एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पे उसको चेंज किया और बहुत नाम कमाया। और उसको उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जाकिर हुसैन खान साहब ने, उनके साहबजादे जो अल्लाह रखा जी के, उन्होंने भी मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर किया कि आज तमाम मतलब यूरोप और अमेरिका में कम से कम आपको हज़ारों विद्यार्थी जो मतलब जो भारतीय मूल के नहीं हैं, भारतीय मूल के लोग तो सीखते हैं लेकिन वो भी तबला सीख रहे हैं जी। आज यहाँ हमारी यूनिवर्सिटीज़ बीएचयू में और लखनऊ उसमें भी बात करने में भी बाहर के लोग यहाँ आके सीख रहे हैं। तो इस तरह से उसको बहुत पॉपुलराइज किया है। गुदई महाराज जी ने, शांता प्रसाद जी ने, तो इन सब ने मतलब बाहर जाके निकल के और इस तबले को बहुत प्रचार प्रसार किया। जी जी। आज बोस्टन यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी तबला एक सब्जेक्ट के रूप में है। अरे वाह। तो इस तरह से तबले का बहुत प्रचार प्रसार हुआ है। आपके तबले गुरु कौन रहे? मेरे गुरु स्वर्गीय पंडित रंगनाथ मिश्रा जी थे। अरे वाह। रंगनाथ मिश्रा जी बनारस घराने के थे, टॉप ग्रेड के आर्टिस्ट थे। भातखंडे लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट तबला थे। जी। बाद में कुछ दिन के लिए प्रिंसिपल भी बन गए थे। तो वो थे, उनके फादर बिक्कू महाराज जी और उनके फादर गामा महाराज जी कहे जाते थे। गामा मतलब उस समय उस जमाने में गामा एक ऐसे पहलवान थे कि जिन्होंने इस उत्तर क्षेत्र को पूरा जीत लिया था, मतलब एशियाई क्षेत्र को। तो गामा पहलवान बड़े नाम था। तो तबले में उन्होंने चूँकि एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था तो उनका नाम मतलब गामा महाराज पड़ गया। तो वो उनके खानदान के ही थे और पंडित रंगनाथ मिश्रा जी के का मैं शिष्य हूँ और मैंने गुरु शिष्य परंपरा में ही उनसे सीखा है। क्या बात है। गुरु शिष्य परंपरा में सीखने वाले विद्यार्थी और जो शैक्षिक संस्थानों में विद्यार्थी सीखते हैं जी, उनके दोनों के साधना में कुछ फर्क होता है या उनकी उससे कुछ लाभ हानि अथवा? देखिए, सबसे बड़ी है कि फ़र्क आता है लक्ष्य की वजह से। जी। अगर आपका टारगेट क्या है उसी से लक्ष्य अगर डिफरेंट है तो सारा जो उसकी मशीनरी वो डिफरेंट हो जाती है। अच्छा। एक एकेडमिक्स में जैसे कि आपने एक विषय लिया तबला, आप बीपीए कर रहे हैं, एमपीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं तबला से, तो आपको जाते ही पहले मतलब आप एडमिशन लेने गए, आपको एक सिलेबस थमा दिया गया। अब वो सिलेबस थमा दिया गया कि आपको इस साल में इतना करना है। होता है कि आपकी क्षमता उतनी ना हो या होता है कि आपकी क्षमता उससे ज़्यादा हो। तो एक तो ये डिफरेंस आ गया है। दूसरी बात कि जब शिक्षक बैठा हो, आप उसके सामने 15-20 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मतलब उच्च क्लासों की बात कर रहा हूँ, नीचे 30-40 होते हैं, उसमें भी होनहार विद्यार्थी भी हैं और थोड़े एवरेज विद्यार्थी भी हैं। लेकिन उसको तो क्लास साथ ही चलानी है, वो तो उसी क्लास में कहेगा नहीं कि तुम ये वाला बजाओ, तुम ये वाला बजाओ, उसको तो साथ लेके चलना। तो उसको बीच में एक सामंजस्य बैठा लेना पड़ता है। तो सामंजस्य में नीचे वाले का तो थोड़ा फायदा हुआ लेकिन ऊपर वाले का थोड़ा सा लॉस भी हो गया, क्योंकि अब उसको वो बंधना है। अच्छा,
अभी वो क्लास जम ही रही थी कि घंटा बज गया, क्लास खत्म। अब क्लास खत्म तो अब जब फिर अगले दिन क्लास होगी या अल्टरनेट डेज होगी, जब उसका टर्न पड़ेगा फिर वो आएगा, फिर उनको उस तरह से लेना पड़ेगा। ये तो हो गई हमारी एकेडमिक शिक्षा। अच्छा, मान लिया कोर्स पूरा कर दिया गुरु ने, अब कोर्स पूरा कर दिया, अब वो जैसे उसने कहा कि जब ताल में 4 टुकड़े बता दिए उसने, उस टुकड़े का लेवल क्या है ये तो उसमें लिखा नहीं गया कि किस स्तर का टुकड़ा होना चाहिए, ये तो सिलेबस में लिखा नहीं हुआ है। उन्होंने कह दिया 4 टुकड़े, चक्करदार, बेदम, सब उन्होंने हेड्स दे दिए, संज्ञाएं दे दी, लेकिन उस संज्ञा के अंदर उसका स्तर क्या होना चाहिए ये आप कैसे लिख पाएंगे? तो ये आप सिलेबस में लिख ही नहीं सकते हैं। तो वो ये कला ही सिलेबस की नहीं है एक्चुअल में। लेकिन आज के ज़माने में अगर आपको नौकरी चाहिए तो बड़े बड़े महाराज हो जाएं, मतलब ऐसे कई एग्जाम्पल, मैं नाम नहीं लूँगा, कि उनकी नौकरी नहीं लगी और जो कुछ भी नहीं था उनके सामने, कभी हो भी नहीं पाएगा, उनकी नौकरी लग गई, क्योंकि उनके पास डिग्री थी, उनके पास एमए था, उनके पास पीएचडी थी, उनके पास नेट था। तो वही सिलेबस बना, उसी के हिसाब से ही क्वेश्चन पेपर बना, उसी को आपने पास किया, उसी पे आपकी नौकरी लग गई। ये एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन ये है कि उसके घर में है तो वो भाई गुरु ने 5 जन बताया, लेकिन जब वो रियाज कर रहा है तो उधर से बता रहे हैं कि जो है अभी नहीं, क्रिकेट पे केट्टी पे जोड़ दो। अब पिताजी अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खाना बनना खा रहे हैं, लेकिन वो जो लड़का रियाज कर, तो वहाँ से मतलब साधना भी सापेक्ष चल रही है। ये नहीं कि भाई हमने बता दिया तुम घर पे क्या प्रैक्टिस, हमने आपको क्लास में कुछ बताया, घर पे आप कुछ बता रहे हैं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में वो साधना भी सापेक्ष है। और गुरु का लक्ष्य ये नहीं है कि उसको हमने ये टुकड़ा दूसरा, वो कहेगा इस टुकड़े को पहले उस ऊंचाई तक ले जाओ कि पब्लिक तारीफ करे, इसी टुकड़े पे करे। और जब एक चीज को आप उच्चतम माना तक ले आते हैं तो दूसरी चीज़ भी आप वहीं पे ले जाएंगे। मतलब ये नहीं कि एक बड़ा अच्छा बजाएंगे, दूसरा टुकड़ा बजाएंगे तो कम बजाएंगे, वो भी वहीं तक ले जाएंगे, क्योंकि आपका स्तर ही गुरु जी ने ऊंचा कर दिया। बिल्कुल। तो शुरुआत भले धीमी होगी, वो मतलब जब वो 4 महीने में 20 टुकड़े सीख लेगा तो 4 महीने में एक ही टुकड़ा सीख रहा होगा, लेकिन जब वो सीख के निकलेगा तो उसका बिल्कुल अलग स्तर होगा। और जिसको कभी नहीं, आज देखिए मतलब गवर्नमेंट ने इतना सब कुछ इंस्टीट्यूट बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन किसी भी विधा में, मतलब क्लासिकल की किसी भी विधा में कोई भी ऊपर के जो टॉप 10 आर्टिस्ट हैं वो सब घरानेदार हैं। चाहे आप गाने में लीजिए, चाहे आप तबले में लीजिए, चाहे आप किसी में ले लीजिए, सब घरानेदार हैं और सब घरानेदार ही है। मतलब शिष्य भी नहीं है, क्योंकि भाई शिष्य भी आया तो सीख के चला गया, तो वो लेकिन जो घर में है तो घर ही में है, वो तो भाई हर समय उनकी निगरानी में है। कुछ इधर उधर भी कर रहा है तो तुरंत बाप रोक के चले रियाज कर बैठा दिया। भाई जाकिर साहब जी को मैंने खुद इंटरव्यू में सुना है कि मतलब क्रिकेट खेल रहे थे तो उनके फादर ने 3 दिन को खाना नहीं दिया और बांध के रखा कि क्रिकेट क्यों खोले, तो उसको उस समय खराब लगा, लेकिन बाद में आज वो उसी बात को इतना अप्रिशिएट करते हैं कि अगर उतनी शक्ति उस वक्त ना करते तो शायद हम भटक जाते। उनका ध्यान था कि कहीं कुछ ऐसी चोट लग जाए जो इनके गट्टे पंजे हाथ में कुछ ऐसा हो जाए जो भविष्य में इनको प्राप्त तक ना पहुंचा जाए, या वो उनको ब्रेकेज दे, एक लिमिट कर दे उनके हाथ को। तो उस वजह से उन्होंने उस समय वो शक्ति दिखा दी। लेकिन ये शक्ति आप स्टूडेंट दिखाई हो तो उन्हें देख के कंप्लेन कर देगा, आप सस्पेंड हो जाएंगे, भाई आपने ऐसे कैसे कर दिया। तो मतलब वो चीज़ है। तो आप ये इसका रिजल्ट यही है कि भाई किसी भी आप कोई चीज़ लीजिए, बांसुरी, सितार, जो भी आपको याद आवे, ऊपर से 10 गिनेंगे सब घरानेदार होंगे। राजीव शुक्ल जी जो कि अब दूसरी बार मॉरिशस की यात्रा पे निकलने वाले हैं, और इस बात के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा भी आपने बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं अपने तबला के ज़रिए। एक बड़ा सरल सा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, वो ये आता है जो आम फहम है। अभी तो हम जब भी आपने एक बात की थी घराने की जी, और घरानेदार हम जानते हैं कि जैसे एक हमारा परिवार हुआ और हमारे परिवार के जो पूर्वज हैं वो हमारा घराना कहलाएगा, और ऐसी तरह से तो इसी को एक घराना कहते हैं। तो ये तबला के प्रमुख घराने कौन कौन से हैं और इन घरानों का क्या महत्व है? जी, 18वीं शताब्दी के मध्य में 1750 के आसपास में मोहम्मद शाह रंगीले जी जो दिल्ली के नवाब थे, उनके अख्तर पिया, मोहम्मद शाह रंगीले जी, तो उनके ही उसमें थे सिद्धार्थ खां जी। तो उन्होंने सबसे पहले तबले को, पहले तबला लोकवाद में पहले से भी था, ऐसा नहीं कि उसके पहले था ही नहीं था, ये नहीं कि एकदम से बन गया। तो उन्होंने उसको मतलब क्लासिकल के रूप में कि इसका भी क्लासिकल होना चाहिए, इसका भी करके, और क्लासिकल वादन भी किया जा सकता है। और थोड़ी सी स्याही में परिवर्तित करके बाएं पे भी आटे की जगह स्याही लगा के और उस तरह करके उन्होंने उसको एक इस्टेब्लिश क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया की तरफ ले जाने का प्रयास स्टार्ट किया। तो वहाँ से दिल्ली घराने की वो हुई। फिर उनके ही पौत्र के 2 शिष्य मेरठ
के निकट एक अजराड़ा गांव है, अजरा। वहाँ से वो दिल्ली सीखने गए। उनका नाम था कल्लू खां और मीरू खां साहब। तो वो वहाँ सीख के गए। तो उस समय सारी बंदिशें जो कि उन्होंने स्टार्ट किया था तो चतस में ही बनती थी, धागे तेटे धागे तेटे गिरा तेटे धागे धट धक देना गिना, इस तरह से करके। तो उन्होंने सोचा कि अब इसमें लौट के आए कि भाई अब वही चीज़ तो हम बजा रहे हैं, उस्ताद लोग इतना अच्छा बजा रहे हैं, तो हम चेंज क्या करें, क्या मतलब हम इसमें करें कि हम भी। तो उन्होंने उसमें तीसरी जाति का भी समावेश कर दिया। अच्छा। जैसे कि धिन धगिन धा धगिन, इस तरह करके। तो वो तीसरी जाति का समावेश हुआ, तो वहाँ से अजराड़ा घराना बन गया। अच्छा। दूसरा घराना। फिर उन्हीं के जो पौत्र थे मोदू खां बख्शू खां साहब, वो लखनऊ आए। जब दिल्ली धीरे धीरे टूटने लगा और मुगल का पतन होने लगा, उस समय यहाँ पर मतलब अवध लास्ट सिक्योर्ड हमारी एजेंसी बची थी। तो सारे मतलब पूरे देश से कलाकार भाग भाग के इधर आ रहे थे, तो वो लोग भी आए। तो आसफुद्दौला जी के ज़माने में तो ये लोग आए और वहाँ से राजधानी फैजाबाद से शिफ्ट होकर लखनऊ हो गई। उस दौरान पहले बख्शू खां साहब आए, फिर मोदू खां साहब आए। इन लोगों ने यहाँ पर जब देखा तो यहाँ पे डांस का प्रचलन, कथक का प्रचलन था, ठुमरी का प्रचलन था। तो ठुमरी के साथ बजाना है तो लगी लड़ी भी चाहिए। अच्छा। अगर डांस के साथ बजाना है तो 2 उंगलियों की जगह ज़्यादा उंगलियां चलानी पड़ेंगी। तो उसकी वजह से उन्होंने उसमें चेंज किया और जो 2 उंगलियों से खोल के उसको उन्होंने पूरे पंजे का प्रयोग करना शुरू किया। तो लखनऊ घराने की उत्पत्ति हुई। फिर लखनऊ घराने के बख्शू खां के जो दामाद साहब थे हाजी विलायत अली खां साहब, वो फर्रुखाबाद से सीखने आए और सीख के फिर उन्होंने उनकी लड़के से उनकी शादी हुई बख्शू खां साहब की पुत्री से, और फिर वो चले गए फर्रुखाबाद। तो वहाँ फर्रुखाबाद की उन्होंने नींव डाली। और मोदू खां साहब के शिष्य पंडित राम सहाय जी, ये बनारस से सीखने आए थे और बनारस से के वापस बनारस गए। वहाँ पे इन्होंने अभी तक जितने घराने थे उसमें आप देखते हो कि मुस्लिम कल्चर ज़्यादा था। जब बनारस गए तो उन्होंने कहा कि हम तो मंदिर वाले उससे हैं, तो स्तुतियाँ, बड़ी बड़ी परने और थाप कथा, ये सब एलिमेंट्स उन्होंने मतलब खुलापन एक और डाला। और हिंदू संस्कृति और कवित्व, छंद, परनों, स्तुतियों का प्रयोग बढ़ाया उसमें कि हमारी भी सभ्यता दिखे। और इस तरीके से उन्होंने प्रथम हिंदू घराने की उत्पत्ति हुई, तो बनारस घराने की। तो इस तरह से कुल 6 घराने बने, जो 5 बने जो दिल्ली बने, और दिल्ली, अजराड़ा, फर्रुखाबाद। हाँ, एक दिल्ली के पैरेलल पंजाब में बना। जब दिल्ली में यहाँ बना तो लाला भवानी दास जी ने वहाँ पे पंजाब बनाया। तो कुल 6 घराने बने, पंजाब, दिल्ली, ये एक साथ बने। फिर दिल्ली के बाद अजराड़ा, लखनऊ, फिर लखनऊ से बनारस और फर्रुखाबाद। तो ये प्रमुख घराने हो गए। दोस्तों, तबला ऐसा है, वाद्यंत्र है कि इस पर हम जितनी देर बात करें अभी काफ़ी होगी और बहुत सारी बात है। आखिर में एक सवाल हम पूछेंगे जो बिल्कुल कॉमन मैन का एक सवाल हो सकता है, ये एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति का सवाल। चूँकि आप तबला अगर सीधा कहें तो आप उल्टा बजाते हैं, आप दाहिने को बाएं से बजाते हैं, बाएं को दाहिने से बजाते हैं। तो और सुनने में ये आता है कि जो लोग लेफ्ट हैंडर होते हैं, लेफ्ट हैंडेड हैं, वो ज़्यादा अच्छा तबला प्ले कर लेते हैं। क्या ये फ़र्क होता है? नहीं, ये तो एक मतलब ऐसा नहीं है। जितने बड़े कलाकार हुए हैं वो सब लगभग राइट हैंड ही थे। और लेकिन बनारस घराने के जितने पहले के कलाकार होते उसमें कई लेफ्ट हैंडर हुए हैं, और कई ऐसे कलाकार थे उस समय जो दाहिने बाएं दोनों बजा लिया करते थे। अरे वाह, ऐसा भी है। और अभी जो हमारे वर्तमान में लखनऊ घराने के जो उस्ताद हैं, उस्ताद इल्तिमास हुसैन खां साहब, वो भी लेफ्ट हैंडर हैं। अच्छा जी। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड के भी कई मतलब वो हुए हैं। अच्छा। और राइट हैंड के भी तो हैं ही, मतलब होते ही होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो दोनों के ही लोग मतलब बजाते हैं, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, बातचीत हमें पता है कि आप सबको बहुत अच्छी लग रही है। इसी तरह के और हम रुचिकर विषयों के साथ कार्यक्रम कला यात्रा में आपसे हम कलाकारों की भेंट वार्ता कराते रहेंगे। राजीव जी, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आप विदेश विदेश की यात्रा करके और भारतीय संगीत का इसी तरह से प्रचार प्रसार करते रहिए, और हमारे कार्यक्रम में आए इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अगले अंक तक के लिए अनुमति दीजिए जेपी पांडे को। नमस्कार।